खबर में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ हैं मियां शाहिद साहब, मेरे को होस्ट। मेहमानों का तारुफ कराने से पहले रन डाउन की बात करते हैं। अफगानिस्तान में क्या वसी तर ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया। बहुत अरसे से वो हमें जो है वो इस तरीके से परेशान कर रहे थे, तो क्या अब ये मामला क्या है, हम अपने माहिरीन से पूछेंगे। उधर भारत बेंजामिन नेतन्याहू क्या एक नया एक्सिस ऑफ ईवल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मुझे कहना तो नहीं चाहिए यूएई भी मुबैना तौर पर इसमें शामिल है। उनकी तरफ से इसकी कोई तरदीद नहीं आई, तो ये क्या सिलसिला है, क्यों नया अलायंस बन रहा है। उधर ईरान पर हमला और ग्रेटर इसराइल के मनसूबों की बात हो रही है, मगर इसके साथ ही आज न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ी अहम स्टोरी छपी, जो कि आबिद लतीफ़ हैं कोई, और उसके साथ साथ एक सैमुअल ग्रैंडोज, जिसमें उन्होंने बड़ा ग्राफिकली ये बताया है कि कितना ब्लीड होना पड़ेगा, जो गुजरेगी मासूम ईरानी अवाम पर वो तो अपनी जगह, मगर इनको उसकी क्या कीमत देनी पड़ेगी वो बड़ा अहम है। उस पर भी हम सवाल उठाएंगे और बात करेंगे आपके साथ। इसके बाद ईद के बाद क्या इस्लामाबाद में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, बड़ा शोर है, एक जहाज़ की क्या औकात है, हमने तो पूरी जमहूरियत इनके लिए कुर्बान करने को तैयार है, तो आखिर इसमें शोर क्यों है, इज देयर एनी मेथड इन दिस मैडनेस, इस पर आखिर में बात करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया वर्ल्ड कप से क्या बाहर होने जा रहा है। बड़ा फैन फेयर के साथ वो आए थे, मगर साउथ अफ्रीका ने तो उनका बुरकस ही निकाल दिया। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब। चिश्ती साहब, मैं तो पहले अफगानिस्तान के हवाले से आपसे पूछूंगा, डू वी हैव डिसाइडेड कि भाई इनको अब आ गया है, इनको हशअप करना है, या इनको इतना हमने नुकसान का अंदेशा पैदा कर देना है या करना है ताकि ये हमारे यहाँ मासूम लोगों की जानें ना लें, यहाँ दहशतगर्दी का हिस्सा ना बने। जनाब चिश्ती साहब। जी बहुत शुक्रिया काजी साहब और मियां शाहिद साहब और आपके व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम, आपने इनवाइट किया। देखिए, बुनियादी तौर पर जो आपने कहा कि हमने डिसाइड कर लिया है, डिसाइड तो देखें शायद हमें एज पर द सर्कमस्टांसेस बहुत पहले कर लेना चाहिए था, और ये तो हम रिस्ट्रेन कर रहे थे क्योंकि हमारी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है कि हम टू फ्रंट प्रॉन्ग खोलें और दो फोर्सेस या दो बॉर्डर्स की तरफ हम अपने आप को डिलीट करें, अपनी फोर्सेस को, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपने खुद देखा है कि जिस तरीके से हमें नुकसान उठाना पड़ रहा था एक शोहदा के जनाजों की शक्ल में, सिविलियंस कैजुअलिटी, मासूम खवातीन और बच्चे मारे जा रहे थे मुख्तलिफ हमलों में, तो आई थिंक ये तो मजबूरन हमें करना पड़ा है और ये बाय चॉइस नहीं है। और अभी भी जो हमने प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज करने की कोशिश की है वो एक झलक दिखाई है। मैंने कल कंफर्म किया अपने कॉन्टेक्ट से यही वाली कि किस इंटेंसिटी का था, बहुत फोकस था, वेल मयर्ड था, वेल टाइम्ड था, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और जो इंटेंडेड टारगेट हम करना चाह रहे थे उसको अचीव किया है। ये तो जाहिर है एक बहुत सारी हिंदुस्तान की क्योंकि प्रॉक्सी पीछे है, उधर अफगानिस्तान की हुकूमत उनके पीछे है जो उनको लॉन्चिंग पैड के अलावा रिसीविंग पैड भी देती है, यानी यहाँ से जो बच निकल में कामयाब हो जाते हैं उनको वहां रिसीव भी किया जाता है एज वॉरियर्स के बहुत जरा कमाल करके आए हैं। तो इन हालात के अंदर हमारे पास जाहिर एक ऑब्लिगेशन हो गई थी कि 3 दिन पहले भी लेफ्टिनेंट कर्नल साहब और एक जवान हमारे शहीद हुए, और ये सीरीज है जो कंटिन्यू है। और मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो जनाजे होते हैं ये सिर्फ उनके भारी नहीं होते, हम पर तो कर्ज हो जाता है लेकिन हम फिर भी रिस्ट्रेन दिखा रहे थे, और ये इंटेंसिटी बढ़ती जा रही थी, और शायद दुश्मन ने समझ लिया था कि ये एक न्यू नॉर्मल है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, और शायद हम अपनी एक्सेप्टेंस, हमने थ्रेशोल्ड बढ़ा ली है कि अपना नुकसान उठाते जा रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन। अगर मैंने माजरत अगर पहले आपके प्रोग्राम में जिक्र किया हो, मैं अपनी बारे में 30-35 साल जो मेरा एयरफोर्स का करियर है, मैंने एक जो सबसे ज्यादा मुश्किल या चैलेंजिंग मरहला वो देखा था जब मैं एक स्क्वाड्रन कमांडर था एक का, और मेरे स्क्वाड्रन में एक जहाज का क्रैश हुआ था, और के 21 साल नौजवान का जो जनाजा मैं खुद लेकर उसकी वालदा और उसकी बहन और उसके भाई के हवाले करने गया था। और यकीन करें सबसे ज्यादा वो मेरे करियर में मुश्किल वक्त वो था क्योंकि 21 साल नौजवान, उन्होंने तो फाइटर पायलट बनने के लिए भेजा था और मुल्क की खिदमत करने के लिए भेजा था, हमने उसका जनाजा उसके घर पहुंचाया। तो ये रोजाना पाकिस्तान आर्मी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस एंड इवन सिविलियंस सबके सब ये उठा रहे हैं। तो ये ग्रांटेड उन्होंने ले लिया था तालिबान ने कि शायद हम एक्सेप्टेंस हमारी नहीं बढ़ी, ना हमारी कैपेबिलिटी कम हुई है, ना हमारा हौसला कम हुआ है। इसी वजह से ये मयर्ड एक रिस्पॉन्स किया गया है, और ये प्रोहिबिटिव कॉस्ट अगर जरूरत पड़ी तो शायद दोबारा एक्सक्लेट करके बढ़ाई भी जा सकती है। अच्छा जी जी ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। अभी चिश्ती साहब फरमा रहे थे कि हमने टारगेट अचीव किए हैं और बर वक्त जो है वो कार्रवाई की है, इसमें कोई शक नहीं, और बिल्कुल फोकस्ड कार्रवाई थी और टारगेट जो है वो अचीव किए हैं। सर, कौन खबर आई है कि कितने कमांडर उनके जो हैं वो मारे गए हैं, क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि बड़े टारगेट जो हैं वो अचीव किए गए हैं, और अब ये भी खबर आ रही है
कि कंधार और काबल और नमरोज में भी उनके जो है वो ठिकाने मौजूद हैं जो कि दहशतगर्दी के ठिकाने हैं, जहां भारतीय प्रॉक्सीज और भारतीय मौजूदगी भी वहां पर है, तो क्या उनको भी टारगेट किया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो बात यह है कि अब ये डिसाइड हुआ है कि जी अभी जो होगा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होंगे इनसाइड अफगानिस्तान होंगे, और वी विल गो आफ्टर दी जो प्रीएम्प्ट करेंगे, हम अभी इंतजार नहीं करेंगे। अगर हमें इतला मिलेगी वी विल रिएक्ट और इस पर एक्शन लिया जाएगा। वी विल गो आफ्टर हाई वैल्यू टारगेट्स के पीछे जाएंगे, और इसमें कोई सीज फायर नहीं है। अब पॉलिसी जो हमारी है वो अभी चेंज हो चुकी है, और अभी ये प्रीएम्प्शन होगी, और मेरे ख्याल में इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। दैट इज वन थिंग। बाकी जो स्ट्राइक्स हुए हैं है वो नंगहार था, पक्तिका है, खोस्त है, तो वो प्रिसिशन स्ट्राइक्स हुई हैं, और इसके बाद वो खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं कि वो वहाँ पे जो लॉस हुआ, और इससे भी एविडेंट है कि वो लोगों को रोक रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया को रोक रहे हैं, वहाँ पे नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सबूत मिल जाएंगे, तो दैट्स वाई वो इसको अवॉइड कर रहे हैं। फिर ऊपर से आपने जो बात की है, देखें 2641 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है। अगर हम स्टार्ट करते हैं वाह खान से लेके नीचे निमरोज तक जाते हैं या तख्तान तक जाते हैं, 1268 किलोमीटर बलूचिस्तान है, 1226 किलोमीटर खैबर पख्तूनख्वा है, 114 किलोमीटर का बॉर्डर है आपका गिलगित बल्तिस्तान के साथ। सो बदख्शां से लेके अगर जब हम आते हैं तो पक्तिका ये साउथ ईस्टर्न, ये ईस्टर्न जो पोर्शन बनता है, यहाँ पे फितना और खारिज भी है, फितना, और इसके बाद दाइश के लोग यहाँ पे है, अल कायदा के प्रेजेंस है, और आप इससे नीचे जाते हैं तो फितना हिंदुस्तान भी है, और एट प्लेसेस वहाँ पे प्रेजेंस फितना खारिज की भी है। तो देखें जो स्ट्राइक्स हुई हैं, मैं आपको सिंपल ये चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो नंगहार पे हम जो स्ट्राइक्स हुए वो इसलिए हुए क्योंकि नंगहार के साथ हमारा खैबर डिस्ट्रिक्ट लगता है, और खैबर डिस्ट्रिक्ट का तीरा वैली लगती है। तो जितने इन्फिल्ट्रेशन हुए हैं तीरा वैली, वहाँ से लोग आते हैं, तो दैट्स वाई वहाँ पे फितना और खारिज नूर वली ग्रुप के लोग हैं, और इसके अलावा वहाँ पे दाइश की भी प्रेजेंस है। आप जब नीचे आते हैं खोस्त वाली साइड, तो खोस्त के हमारा नॉर्थ वजीरिस्तान है, तो नॉर्थ वजीरिस्तान और खोस्त में हेडक्वार्टर है, बेस ऑफ ऑपरेशन है गुल बहादुर ग्रुप का। इसी तरह आप नीचे जाते हैं तो पक्तिका है, पक्तिका के हमारा साउथ वजीरिस्तान है, तो उधर पक्तिका में भी वहाँ पे भी ये मौजूद है। सो गुल बहादुर ग्रुप का ये स्ट्रांग होल्ड है, और यहाँ पे दे आर सपोर्टेड बाय हक्कानी नेटवर्क। सो दैट्स वाई जो बॉर्डर रीजन पे हमने स्ट्राइक्स किए हैं, तो वहाँ पे ये कैंप्स वहाँ पे मौजूद थे। ब्रिगेडियर साहब, ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं ये फोकस्ड हुई हैं, एक टारगेटेड हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक चीज जो देखने में आई है वो ये है, पहले भी ऐसा हुआ था कि वो उन सरगना जो हैं और कमांडर जो हैं उनको अवाम में ले जाते हैं, जिस तरह काबल शहर है वहां ले जाते हैं ताकि वो टारगेट ना किए जा सकें। क्या उनको भी टारगेट किया जाएगा, और वो कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी? दूसरा सर ये फरमाइएगा कि जो भारतीय मीडिया है वो ये क्लेम कर रहा है कि भारत ने अपने जहाज जो हैं वो अफगानिस्तान एयर बेस जो है उनकी वहां पर पहुंचा दिए हैं। अगर कोई ऐसी हरकत होती है तो फिर फुल फ्लेज जो है वो वार हो सकती है। पहले तो मेरा ख्याल में बड़ी मजाक वाली बात है, वो खुद अपने जहाज गिरवा रहे हैं। प्रोफेशनलिज्म हमने उनका देख लिया था अपने उनके राफेल के साथ क्या हुआ, तो दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। देखें वो इस तरह काम हो ही नहीं सकता है। बाकी सर्टेनली वी विल गो आफ्टर हाई वैल्यू टारगेट्स पे जाएंगे। काबुल में प्रेजेंस है, फितना हिंदुस्तान भी फितना खारिज में है या डिफरेंट एरियाज में है, तो लेकिन वी विल चेज देम, उनको ढूंढा जाएगा। इवन अंदर से नॉर्दर्न रेजिस्टेंट फ्रंट है, अगर वो इसको उनके पीछे जाते हैं तो यकीनन हर वो ऑप्शन हम यूज करेंगे। देखें फ्यूचर में एयर स्ट्राइक्स भी हो सकती हैं, आपके ड्रोन स्ट्राइक्स भी हो सकते हैं, आपकी आर्टिलरी स्ट्राइक शेलिंग भी हो सकती है, इवन टेक्टिकल भी हो सकते हैं, एंड यू नेवर नो कि अफवाह खान भी उनके हाथ से निकल सकता है। अच्छा एयर कमोडोर साहब, मैं एक बहुत बड़ी खबर है सर कि वाह खान उनके हाथ से निकल सकता है। चिश्ती साहब, ये बहुत बड़ी खबर ब्रिगेडियर साहब ने दी कि वाह खान जो है वो अफगानिस्तान के हाथ से निकल सकता है, क्योंकि वाह खान के रास्ते भी दहशतगर्दी जो है वो होती है, चीन के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी और दूसरे दीगर इलाकों में भी। ये जो अभी ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि हर जो है वो हरबा और हर रिसोर्स इस्तेमाल किया जाएगा, जो वहां पर कमांडर हैं, जो उनके सरगना हैं और जो उनके वहां पर ठिकाने हैं भारतीय प्रॉक्सीज के, उनको जब टारगेट किया जाएगा तो क्या भारत की तरफ से कोई रद्द अमल का इम्कान है, और उसको किस तरह टैकल किया जाएगा? जी मियां साहब, रेस्ट अश्योर्ड के हिंदुस्तान में अभी हिम्मत नहीं है। जैसे ब्रिगेडियर मसूद कह रहे थे कि इस वक्त अभी वो अपने जख्म छाट रहे हैं, उनको अभी नहीं है फुर्सत, उनके अपनी अपडेटेशन ड्यू है, अपनी कौम को भी जवाब देना ड्यू है।
वो इन्हीं के थ्रू करवाएंगे, अभी हमारे सामने इंशाल्लाह ताला नहीं आएंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, जो आपके टारगेट की प्रिसीजन की बात कर रहे थे, मैं आपके व्यूअर्स के आसानी के लिए बता देता हूँ कि टारगेटिंग ये स्ट्रैटेजी बनती कैसे है। वो इस तरह नहीं बनती है कि आप रैंडमली जाकर नी जर्क रिएक्शन करते हैं और जाकर आपको लगा कि शाम को कोई इकट्ठे हुए हैं, जाकर स्ट्राइक कर दी गई। ऐसा नहीं होता। ये कई कई हफ्ते, कई कई महीने डाटा बिल्ड होता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारे पास सेंसर्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे ये वेरिफिकेशन की जाती है। फिर टारगेटिंग जब कर ली जाती है, दैट मीन्स एक टारगेट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, फिर उनको रीवेरिफिकेशन काउंटर कंफर्मेशन की जाती है। एक बात। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखा यह जाता है कि किस तरह का नेचर ऑफ टारगेट क्या है, यानी स्प्रेड आउट है, कोई ट्रेनिंग कैंप है, फोकस्ड कोई टनल है। तो फिर टारगेटिंग स्ट्रैटेजी के बाद फिर डिसाइड होता है पाकिस्तान आर्मी और पाक फिजाइया के दरमियान मिलकर, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के पास भी बहुत सारे एसेट्स ऐसे हैं, जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, कि स्टैंड अलोन भी ऑपरेशन कर सकती हैं। तो फिर जॉइंटली ये देखा जाता है कि कौन से टारगेट को किस तरह, किस वेपन और किस टाइम पे एंगेज करना है। तो फिर ये एग्जीक्यूशन होती है, ताकि एट द एंड ऑफ द डे हमें ये होता है कि हम टारगेट या रिजल्ट या डिस्ट्रक्शन का लेवल अचीव क्या करना चाह रहे हैं। इतने वेल थॉट आउट करने के बाद ये बिल्कुल बेसलेस प्रोपेगेंडा है कि जी वहां पे फेट्रिसाइड हो गया, वहां खवातीन है, जैसे ब्रिगेडियर मसूद कह रहे थे कि जी वो एक्सेस इसीलिए तो दे नहीं रहे हैं क्योंकि मीडिया इंटरनेशनल चला जाए तो वो कच्चा चट्टा खोल देंगे। हम अच्छा, मैं माफी चाहता हूँ कमोडोर साहब, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ और मैं एक रिपोर्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने मुझे, इफ़ यू लेट मी कोट अ सेंटेंस फ्रॉम दिस, ये थिंक टैंक है, देयर इज नो लो कास्ट इजी क्लीन मिलिट्री ऑप्शन अवेलेबल इन द केस ऑफ ईरान। नीचे वो लिखता है देयर इज अ रियल रिस्क दैट देयर विल बी अमेरिकन लाइव्स लॉस्ट। और फिर आगे उसने ये भी बताया कि 1200 से 1900 किलोमीटर तक इसकी है रेंज, इनके पास मिसाइल्स की, मल्टीपल सिटीज़ इजराइल के हिट होंगे। और साथ एक खबर और भी आज आई, मैंने देखी एक वेबसाइट पे, कि एक AI जनरेटेड वीडियो भी शायद ईरान की तरफ से गई है, कहा जा रहा है कि जिसमें उन्होंने ये बताया है कि ये होगा एक्सटेंट ऑफ दी रिएक्शन फ्राम और आपका नुकसान। तो क्या एक जो खबर आ रही है एयर कमोडोर साहब, ये फरमाइए कि जो अभी तक ट्रंप को जो सीरियस उनके स्ट्रेटजिस्ट हैं वो रोक रहे हैं कि ही शुड नॉट गो फॉर इट, तो ये कर ले अगर ज़बानी जमा तफरीक से कुछ होता है। तो हाउ डू यू लुक एट इट साहब? और फिर बाद में मसूद खान साहब आपकी खिदमत में भी हाजिर होता हूँ। जी चिश्ती साहब। जी काज साहब, अगर मैं साउंड रिपीट करूं तो मैंने अभी एक अपनी डॉक्यूमेंट्री चैनल पर डाली थी, उसमें मैंने, उसका टाइटल यही था, व्हाई ईरान यूएस वॉर इज डिफरेंट एंड डेंजरस। उसमें भी मैंने यही कहा था कि टाइम रनिंग आउट हो रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप के पास, ईरान के पास नहीं, क्योंकि वो 3-4 हज़ार साल पुरानी तारीख है और उनकी जो लीडरशिप है कई दिहाइयों पर छाई हुई है। यहाँ पर तो एक सदर आता है और जाता है अमेरिका का, और इम्पल्सिवली एक सदर लो प्ले करता है, दूसरा जंप अप कर देता है सारे सिनेरियो को। तो अभी मेरा उसमें भी मानना डॉक्यूमेंट्री में यही था और अभी भी मैं यही कह रहा हूं कि बुनियादी तौर पर अमेरिकन लोग जो हैं वो एट्रिशन शाय कौम है बुनियादी तौर पर। आप अफगानिस्तान पे जब वो आए, लीबिया में गए, इराक में गए, तो उन्होंने 44 मुल्कों का एक बनाया, कंसोर्शियम बनाया या एक ग्रुप बनाया, से एक हल्की सी रेजोल्यूशन पास करवा ली और जाकर हमला कर दिया। एथिकली, मॉरली, मिलिटरीली बहुत उनको लगा हम हाई ग्राउंड पर हैं। लेकिन इस दफा सिर्फ अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक ही मुल्क शायद दे रहा है कि आप वेनेजुएला प्लस जरा सा ऑपरेशन करें तो ईरान आपके हाथ में आ जाएगा, और वो इजराइल कह रहा है, जाहिर है। लेकिन जो मैं उसको स्टडी कर चुका हूँ ईरानियन सिस्टम्स को अब तक, और 7 महीने से ईरानियन खुद भी हाथ पर हाथ बंद कर नहीं बैठे हुए थे। उन्होंने बहुत वेपन्स खरीदे हैं, सरफेस टू एयर बहुत खरीदे हैं, ड्रोन्स, शायद वो सबसे बड़ी पावर बनना चाहते हैं इस रीजन के अंदर। उन्होंने मिसाइल बैलिस्टिक अपने साथ आर्सेनल बढ़ाया है, HQ-9B मिसाइल लिया है। तो इतने के साथ अगर वो अमेरिका को हल्का सा डेंट भी डाल दें तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन प्रेसिडेंट एक फेस सेविंग होगी या उनको ऐसी मिलेगी कि वो कहें कि बहुत बड़ा मैंने अचीव करे। और ईरान ने किसी स्टेज पर इनके एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं डुबोने, उन्होंने इनको एम्बैरस करना है बुनियादी तौर पर, और एक ओपिनियन अपने हक में बदल देनी है कि एक हम पर हमला करना गलती थी। और आई थिंक उनका अल्टीमेट टारगेट ये नहीं है कि अमेरिका को शिकस्त देकर भेजेंगे, अमेरिका को एम्बैरस करके भेजना चाहते हैं, जो मेरा मानना है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, यही आपकी लेकिन ब्रिगेडियर साहब, जो चिश्ती साहब ने फरमाया है कि वो अमेरिका को एम्बैरस करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका एम्बैरस हो रहा है। लेकिन जो चीज़ सामने आ रही है कि $12 मिलियन खर्चा है एक बहरी बेड़े का, दूसरा बहरी बेड़ा भी बहरा रूम में आ गया है, एक वहाँ पर ओमान के पास जो है वो मौजूद है, और दीगर मैं आज एक डाटा पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ है कि 16 छोटे बड़े बहरी बेड़े जो हैं वो मशरक़ वस्ता में मुख्तलिफ जगहों पर जो हैं वो तैनात हैं।
इतना बड़ा असला और इतने बड़े वहां पर हथियार लाके वहां पर जो है वो घेराबंदी करना और फिर सिर्फ फेस सेविंग जो है वो लेना, ये यहां तक हम बात कर सकते हैं? या जो इजराइल कह रहा है, वेटकॉफ भी का बयान आज चल रहा था कि ईरान जो है वो 1 हफ्ते की दूरी पर है एटम बम से, कि वो एटम बम बना सकता है या उसने बना लिया है, और इस हवाले से भी उनको जो है वो तशवीश है। और इस हवाले क्या ये सारे अगर मुहरकात देखे जाएं तो क्या ये हमला होगा, नहीं होगा? अगर होगा तो कितना बड़ा हमला हो सकता है, और अगर हमला हो गया तो ये जंग कहां तक जा सकती है? स्टेज तो ऑलरेडी सेट हो चुका है, और जिस तरह से इंसर्कलमेंट ईरान की हो चुकी है, और देखें यूएसएस जेराल्ड फोर्ड मेडिटेरियन में है, मेरे ख्याल में आज उन्होंने कहीं पहुंचा था गल्फ ऑफ ओमान वाली साइड पर, तो वो है इब्राहिम लिंकन वहाँ पे है, जहाज तमाम तैयार हैं, और इसके अलावा 5th फ्लीट भी तैयार है, अल उदैद बेस में वहाँ तैयार है, जॉर्डन में 60 फाइटर जेट्स वहाँ पहुंचे हुए हैं, और इसी तरह तुर्कमेनिस्तान में प्रेजेंस है, स्पेशल फोर्सेस तुर्कमेनिस्तान में MC-130s वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सो एक जाल हर तरफ से है, देखें। लेकिन जो काजी साहब बात कर रहे थे, लेकिन अभी उसमें देखें अगर वो शॉर्ट रेंज मिसाइल यूज करते हैं तो वो भी पर्शियन गल्फ से आगे निकलते हैं। जब आप मीडियम रेंज पे जाएंगे तो वो तुर्की तक, इवन इजिप्ट तक जाके स्ट्राइक कर सकते हैं। तो तमाम उनके बेसिस जो हैं, देखेगा जब ईरान पे हमला होगा फिर ईरान कंप्रोमाइज नहीं करेगा, उस सूरत में ईरान स्ट्राइक करेगा। अगर जॉर्डन में है तो जॉर्डन में खाली बेसिस पे नहीं जाएगा, जो बाकी जो दूसरे लोकेशन से वहाँ पे भी साइट्स होंगे तो उससे एलिजिबिलिटीज होंगे। अमेरिकन देखे आल्दो कुछ ट्रुप्स उन्होंने विड्रॉ किया, लेकिन मेजॉरिटी अभी भी खिते में है, एलिजिबिलिटीज वहाँ पे भी हो सकती है। गल्फ कंट्रीज के अंदर बहुत सारी मैसिव एलिजिबिलिटीज हो सकती हैं। सो उसके मुज़म्मरात जिससे कहते हैं ना वाइडर कॉन्फ्लिक्ट के बहुत सारे चांसेस है। दैट्स वाई देखें कि अब वापस जाना ट्रंप के लिए बड़ी एम्बेरसिंग सिचुएशन होगी। अगर वो इवन वो कहते हैं न्यूक्लियर डील भी कर लेता है, अगर 3% पे बात हो जाती है तो व्हाट इज द अचीवमेंट लोग पूछेंगे, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं। ये तो 2015 में अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, और फिर इसके बाद इजराइल तो कह रहा है भाई आप बैलिस्टिक मिसाइल वाली बात करें। अगर वो बात नहीं होती तो इट मीन्स कि वो इजराइल समझता हमारे लिए तो तबाही मच जाएगी। तो एक ऐसी सिचुएशन में है कि अभी पीछे हटते हैं तो मुश्किलात है। सो देयरफॉर लाइकली है कि इसमें स्ट्राइक्स करेंगे, और मैं एग्री करता हूँ जिस तरह कमोडोर साहब ने बात की है, वो स्ट्रेच करवाना चाहेंगे, एम्बेरसमेंट करवाना चाहेंगे। खाली एक देखें कोई मिसाइल या छोटे सी चीज भी अगर अच्छा ये को हिट दो करती है दो सवाल और मेरे हैं दोनों साहब से। एक तो अनरिलेटेड है वैसे हमारी इससे, लेकिन आज आपने देखा जो मेक्सिको में हुआ कि कई स्टेटों में आग लगी हुई है, तो स्टेट रह कहाँ गई है? मुझे तो लगता है सारा एयर कमोडोर साहब। दूसरा मैं ये कह रहा था कि ये जो नेतान्याहू ने कह रहा है कि एंटी शिया जो अलायंस है इसमें मेरे साथ इंडिया भी है और एक और UAE की भी बात की है उसने, तो ये क्या अपने तौर पर ही वो कह रहा है या इसको कितना सीरियसली लेना चाहिए, और कितने मुसलमान मुल्क जो हैं वो नेतान्याहू के साथ खड़े होंगे इफ़ एट ऑल अ मोमेंट कम्स जहाँ पे कोई डिसाइसिव बैटल हो? एयर कमोडोर साहब। देखिए गाय साहब, ये तो बड़ा अफसोसनाक एक मंजर होगा जिसके अंदर कोई मिडल ईस्ट के मुल्क इसमें शामिल हो और उनको कनाइवेंस दें। ये ज़रूर हकीकत है कि बहुत सारे मुसलमान और ख़ास तौर पर अरब मुल्कों ने इसराइल को एज ए स्टेट तस्लीम किया हुआ है, लेकिन जब तक तस्लीम किया हुआ है और स्टैंड अलोन वो अपना बायलैटरल रिलेशन रखें, वहाँ तक तो हमें किसी को ज़ाहिर एतराज़ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी कनाइवेंस जो एक थर्ड मुल्क या ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, तो वो बहुत ही अफसोसनाक एक मौका होगा और एक और धचका लगेगा हमारी मुसलमान यूनिटी को। यूँ समझ लें जो ऑलरेडी इतनी शैटर्ड है, हमारे 50-55 मुल्क हैं हमारे मुसलमान मुल्क, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कंसोलिडेटेड कोई नहीं जिसको कहते हैं ना रेजिस्टेंस दे सके, और ख़ास तौर पर ऑलमोस्ट जो इतने महीनों तक और सालों तक वो इसराइल की जो बमबारी जारी रही गज़ा पर, उसमें भी हमारे तफरकात रहे और कोई बमबारी को रुकने में कामयाब नहीं हुए। और उसके अंदर भी यही कहा जाता था कि बहुत सारे मुल्कों की इंटरेस्ट या कॉमन नेशनल जो इंटरेस्ट है वो इसराइल के साथ शायद ज़्यादा है, जिसकी वजह से फ़लस्तीन के हक़ में वो इस तरह नहीं बोलते। मैं एक जुमले से सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि दुनिया में तकरीबन पिछली दिहाई में इसराइल ने तकरीबन $15 बिलियन का मिलिट्री असला बेचा है। $15 बिलियन में से 25% आप हैरान होंगे कि उसमें ये अरब मुल्कों ने खरीदा है या मुसलमान मुल्कों ने खरीदा है। तो दैट शोज के जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं इसराइल के साथ, तो जाहिर है जब असला सिर्फ आपने ऑफ द शेल्फ खरीद कर घर नहीं आ जाना होना, आपने टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो जाते हैं उस मुल्क पर, स्पेयर पार्ट्स की, ट्रेनिंग की, अपग्रेडेशन की, सॉफ्टवेयर सप्लाई की, हर चीज़ों में आप फिर इसराइल पर डिपेंडेंट हो जाते हैं।
तो फिर आप काइंड ऑफ ऑब्लिगेटरी हो जाते हैं ऐसे मुल्कों की बात मानने के लिए जिसके आपकी टेक्नोलॉजी, आपका वेयर हाउस, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, आपकी सर्वेलेंस, आपका एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल फायरिंग अगर उन पर डिपेंडेंट है तो फिर आपकी मजबूरियां बन जाती हैं। मेरा ख्याल है कि मैं यही ऐड करना चाहूंगा, जब तक कोई फॉर्मल डिनायल या एक्सेप्टेंस नहीं आती दूसरे मुल्कों की तरफ। जाहिर है उधर से तो अभी कोई बात आई नहीं है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब ये मामला सादा नहीं है, क्योंकि जो इजराइल है वो ग्रेटर इजराइल का उन्होंने नक्शा भी जारी किया और अब अमेरिका के सफीर जो वहां पर तैनात हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा है कि नील से फरात तक जो है वो इजराइल का हिस्सा है, वो इस पर कब्जा कर सकता है। ये अमेरिका की सफीर की जानिब से कहा गया। इसका मतलब है कि ये मामला बहुत सीरियस है और इसमें जो मुसलमान ममालिक हैं उन्होंने मजम्मत की है। क्या ये मजम्मत की हद तक होना चाहिए या एक मुस्लिम नेटो होनी चाहिए कोई क्योंकि उस तरफ से बहुत सीरियस जो है वो मामला शुरू हो चुके हैं और दावे शुरू हो चुके हैं और मोदी जो है वो भी वहाँ पर जा रहे हैं इजराइल। एक नया खेल जो है वो शुरू होने वाला है पूरे खित्ते में, जिसको ग्रेटर इजराइल कहते हैं। ग्रेटर इजराइल में ब्रिगेडियर साहब तुर्की भी है, उसमें जो है वो सऊदी अरब भी है, उसमें पूरे का पूरा वो मिडल ईस्ट अरब ममालिक हैं। तो क्या अगर वो इस पर अमल दरामद शुरू हो जाता है, जो कि मेरे ख्याल में शुरू हो चुका हुआ है, ईरान पर हमला अगर होता है तो ये भी ग्रेटर इजराइल का हिस्सा है, तो फिर क्या पाकिस्तान पीछे रहेगा? नेतन्याहू ने यह कहा कि एक नया अलायंस बनना जा रहा है टू काउंटर रेडिकल एडवर्सरीज। तो इसका मतलब है अगर अलायंस कर रहा है तो पाकिस्तान को रेफर कर रहे हैं साउथ एशिया में, बाकी मिडिल ईस्ट में जब वो बात कर रहा है तो हमास की बात कर रहा है, हिजबुल्लाह की बात कर रहा है, हुतीस की बात कर रहा है, ईरान की बात कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें मिडिल ईस्ट में हमने जो डिवीजन देखी है, स्पेशली जब सऊदीज जब अपना आप को जब एक्सेल करने इकोनॉमी में आ रहे हैं, दूसरा कंटेस्ट कर रहे हैं दूसरे ममालिक के साथ, तो कुछ ममालिक को वो भी अच्छा नहीं है। हमारा अलायंस जो हुआ है सऊदी अरब के साथ वो भी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। तो दैट्स वाई देखिए मिडिल ईस्ट के कुछ ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान में भी कुछ गड़बड़ में इन्वॉल्व हैं। तो उसमें फिर आपने जहाँ बात की है कि एक नेटो की बात, वो मुमकिन ही नहीं है। वो इसलिए एक अरब नेटो का भी कंसेप्ट कुछ अर्सा पहले चला था, लेकिन उस पर वो एग्री नहीं कर गए थे। और आपको याद है अरब लीग वाले दे फेल्ड टू इवन एक कंसेंसस के साथ एक रेजोल्यूशन इजराइल के खिलाफ पास नहीं कर सके बिकॉज ऑफ देयर रिलेशन। कुछ ममालिक जो ऐसे हैं जिनके ताल्लुकात है इजराइल के साथ, और अभी हमें तो क्लियर कट पता है। सो दैट्स वाई मेरा मानना यह है कि हमें जो है अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहिए। जहां तक आपने एम्बेसडर की बात की है, देखें कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं दे आर नोन एज क्रिश्चियन ज़ायोनिस्ट, वो ये समझते हैं, वो इंडोर्स करते हैं कि बाइबल में यही लिखा है द प्रॉमिस्ड लैंड वो इजराइलीज को मिलना चाहिए। द ग्रेटर इजराइल का कंसेप्ट है, यही उसके एम्बेसडर ने वहां पे बात की है, यही यहूदीज भी कहते हैं, ज्यूइश लॉबी भी यही कहती है। तो इसका मतलब है कि देखें ना कुछ तो कहीं पे कुछ है। तो लेकिन ये है कि ये मुमकिन है, सच नहीं है। और मेरा ख्याल में कि इतने भी मेरा ख्याल में जो मुस्लिम ममालिक हैं, जो सऊदीज हैं, इजिप्शियंस हैं, ये कभी से ये ब्रिगेडियर साहब मैं आई डू एग्री विद यू कि ये जो स्क्रिप्ट है जो तारीख में हम लिखते हैं एंड देन इंटेलिजेंस हैं, तो जब वो होता है, बहुत शुक्रिया जनाब ब्रिगेडियर मसूद खान साहब, जनाब चिश्ती साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, मगर जाते जाते यहाँ इसको कंक्लूड इस तरह करते हैं कि ये हमास और इसको ये कहते हैं दहशतगर्द, ये तो सारा ये तो वीक का रिस्पांस है और इजराइल और उसकी आर्मी से ज़्यादा और अमेरिका की मदद और ये यूरोप की जो मदद थी, इससे बड़े टेररिस्ट कोई और नहीं हो सकते। बहरहाल ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बहुत सी खबरें हैं, कुछ वतन अजीज़ के बारे में हैं और तब्दीलियाँ आ रही हैं या हरकत तेज़ तर और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। मियाँ साहब, ये MQM बड़ी बैकी सी बातें कर रही है, इसे मैंडेट याद आ गया आजकल, तो क्या हो गया? तबीयत कुछ नासाज है, क्या मसला है? और फिर हमने ये भी देखा कि जो यानी एक ख़ास एक कमेंटेरिएट था, एक जो ब्रिगेड था, पता नहीं क्या उसे दुख हुआ कि जैसे ये पहला 10 अरब था या 11 अरब थे जो जिनका तिया पांचा हुआ, यहाँ तो पहले दिन से ही हो रहा है। और क्या क्या नहीं हमने उस तिये पांचे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी माशाल्लाह अपनी आरा इस इडियट बॉक्स पे पेश की। तो क्या हो गया है? कुछ लोग बैकी बातें कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने आगाज़ किया था पहले कि जी वो 2 दफ़ा उन्हें ऑफर हुई है और फिर पता चला कि नहीं, वावड़ा साहब सीख पा हो गए और उन्होंने आके फिर वो क्लास ली माशाल्लाह वतन अजीज़ की। तो क्या हो क्या रहा है मियाँ साहब?
निशानियां हैं कुछ होने की, और जब कुछ हो रहा होता है तो उसकी निशानियां जाहिर होती हैं। आपको याद होगा काजी साहब के बानी का दौर था, तो उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो हैं उस वक्त भी वजीर थे और उनके इत्तेहादी थे, और एक काबीना का इजलास हुआ तो उसमें बानी ने पूछा कि खालिद किधर है, तो खालिद नहीं थे वहाँ पे। तो उसके बाद MKM का एक बयान भी आया था, और आज भी MKM का जो बयान जो है वो अखबारात की जीनत बना हुआ है। ये एक निशानी है काजी साहब, जिसमें आज MKM की जानिब से इस तरह की बात की जाना, क्योंकि वो हुकूमत का हिस्सा है और वो हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं, लेकिन वो वक्त पर जो है वो बयान देते हैं और उसके बाद पता चल जाता है कि हुकूमत का चल चलाव है या हुकूमत जो है वो सीधी नहीं है, उसको उसकी कल सीधी करने वाली है। और ये जो है वो निशानियां जाहिर हो रही हैं। आज मेरे पास एक अहम शख्सियत आई तो उसने ये बात कही कि बहुत से वज़रा जो हैं वो टेलीफोन पर एक दूसरे को बातें कर रहे हैं कि जो अपनी वफाकी हुकूमत के खिलाफ भी बातें कर रहे हैं और पंजाब हुकूमत के खिलाफ भी, खसूसन CM साहबा जो हैं उनके खिलाफ जो 10 अरब का जहाज़ का मामला है, बल्कि उसमें सुना है कि 4 अरब रुपये तंजीमों और आइश के लिए भी लगाए गए हैं। ये भी एक इतला है, सही है कि गलत है, ये एक इतला है, उसके खिलाफ जो है वो बातें हो रही हैं और वो ये बात कर रहे हैं कि ना ब्यूरोक्रेसी चलने देती है ना हुकूमत चलने देती है। अब ये बातें क्यों हो रही हैं 2 साल बाद? पहले तो बात नहीं हो रही थी, पहले तो वही वज़रा थे जो शीशा पलाई हुई दीवार की तौर पर जो है वो शहबाज शरीफ के साथ खड़े थे, लेकिन अब जो बातें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। इसके बाद ये भी बात हो रही है काजी साहब, ये भी खबर है कि ईद के बाद जो है वो काबीना रीशफल होने जा रही है और आगे पीछे जो पोर्टफोलियो जो है वो कर दिए जाएंगे, बहुत से वज़रा जो हैं वो तब्दील कर दिए जाएंगे और उसमें वो वज़रा जो पॉलिसी से हट कर जो है वो बयान देते हैं उनके जो है पोर्टफोलियो शायद वापस ले लिए जाएं। और इसमें आपने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब ने जब ये बयान दिया तो उसका जो है रद्द अमल बहुत तेज़ आया और इस हवाले से बहुत सी चिमगोइयाँ भी हुई हैं और फैसल वाडा साहब ने भी इस पर जो है वो बाकायदा रद्द-ए-अमल दिया और बाकायदा तौर पर जो है वो रद्द-ए-अमल आया कि कौन सी डील, कैसी डील, जब जो बानी जो है वो खुद कह रहे हैं कि मैं मुख्तरा से बात करना चाह रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहा हूँ, तो हुकूमत ने कौन सी डील करनी थी? हुकूमत के साथ तो एक ही मुज़ाकरात हुए थे जो कि नाकाम हो गए। तो ये सारे के सारे जो दबाव है ये आना शुरू हो गया है और ये दबाव का जो रुख है वो पंजाब हुकूमत की जानिब भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पंजाब हुकूमत की जानिब से जो जहाज़ लिया गया उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। और CM साहबा जब मरी में गई तो वहाँ पर भी ये मियां नवाज शरीफ साहब ने भी बात की कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने भी उनसे जो है वो पूछा है उनसे और पता चल रहा है कि यानी इत्तलात मिल रही हैं कि वो बड़ा सख्ती से पूछा गया है और ये पेशी हुई है। और जो मामला आराम से ये बात निकली है काजी साहब कि कौमी हुकूमत कायम की जाए 3 साल की, एक कालम छपता है, उसके बाद सियासतदानों के बयानात आने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद फवाद चौधरी भी वही बयान देते हैं और कौमी हुकूमत की जानिब जो है वो बातें होना शुरू हो जाती हैं और ये बातें बड़ी स्ट्रांगली सामने आ रही हैं। और ये सारे का सारा जो फ्लो है ये ईद की तरफ जा रहा है काजी साहब। ईद के बाद जो है वो कुछ ना कुछ तब्दीलियां आएंगी। आज एक और खबर छोटी सी कि जो अपोजिशन लीडर हैं महमूद खान अचकजई, उनके खिलाफ भी आईनी अदालत में जो है पटिशन दायर हो गई है। ये पटिशन उस वक्त तैयार थी जब उनको नामजद किया गया था, लेकिन उसको होल्ड कर लिया गया था अकबर एस बाबर की जानिब से। आज वो दायर कर दी गई है, उसका भी रिजल्ट जो है वो चंद दिन बाद आ जाएगा। अच्छा, सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से भी मामला है, ये तो खैर बहुत अच्छा हुआ अकबर एस बाबर साहब और ये कौन से हमारे जज साहब हैं, क्या नाम है उनका, हजूर सिद्दीकी साहब, माशाल्लाह जो है पहुंची वहीं खाक यहाँ का खमीर साहब, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, बड़ा वो इंसाफ के लिए बोल बाले के लिए आ गए हैं मैदान में। अच्छा, ये बताइए कि ये अपना क्या बना इसका? अफरीदी साहब ने भी एक टास्क फोर्स की बात की थी, वैसे ही कर दी भाई। जब मूवमेंट बननी होती है, बनानी होती है, तो कोई टास्क फोर्स का ऐलान नहीं करता और लोग साथ हों तो बाहर निकल आते हैं। और वो ज़ाहिर है जब आपके पास इशू बड़ा कोई नहीं है तो लोग बाहर नहीं आएंगे। बहरहाल उस पर भी सुना है कि ये यानी ताकतवर हल्के बरहम है, ये जो अफरीदी साहब ने एक टास्क फोर्स की बात की थी। मियाँ साहब सर देखें, सुहेल खान अफरीदी जब मुंतखब हुए थे तो उनको मौका दिया गया था कि वो कौमी दायरे में शामिल हों और वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर अपने सूबे के अंदर जो है डेवलपमेंट करें और बेहतरीन जो है वो सियासत भी करें और अपने जद्दोजहद भी करें। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने इश्क इमरान में लडियाला जेल का पहरा दिया और वहाँ इसके अलावा जो है वो बयानात दिया और एक फ़ौज बनाने की धमकी दी। ये फोर्स जो होती है काजी साहब, कभी आपने सियासी मामलात में फोर्स भी सुनी है? वहाँ पर जो है कमेटियाँ होती हैं, जमातें होती हैं, तंजीमें होती हैं, फोर्स तो फौज होती है। उन्होंने अपनी एक फ़ौज बनाने की कोशिश जो है वो धमकी दे दी और इस हवाले से अब फैसला हो चुका है कि नो मोर
सुहेल खान अफरीदी चले, वो ये अब तो- अपने शायद ओहदे पर लेकिन ना ये रहे। तो चले इस हवाले से अदालतें जो हैं वो भी अपना काम कर रही हैं, उनका अदालत में भी केस है और इलेक्शन कमीशन में भी केस है, साहब, और किसी भी केस में जो है वो एक नाहल हो बात सकते मुझे- हैं, एक और उनके जो है जो वारंट गिरफ्तारी है वो भी निकले हुए हैं। चलें, वो तो इसलिए निकले हैं, कोई वो बात नहीं भी है। जो है वो अपने ओहो, ओहदे से हाथ वारंट- धो सकते हैं, क्योंकि अली देखें, मीर गंडापुर साहब जो है वो एमी एक्टिव नहीं है। मियाँ साहब, वारंट गिरफ्तारी भी यहाँ लाखों में निकले हुए हैं और कईयों की ताहयात जमानतें भी हुई हुई हैं। कई तो ऐसे हैं कि जो जमानत करा के तो हल्फ उठा लिया था इसहाक डार साहब ने। ये तो वतन अजीज में चलता ही रहता है। ये कुछ 10 अरब का क्या मामला है, मामूली सी रकम है। हम इस हुक्मरान इशराफिया को 18-20 बिलियन डॉलर में पालते हैं अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी। तो कोई कहानी कोई और है, कोई क्या मसला है? ये कोई 28वीं तरमीम का रास्ते में रुकावट आ रही है, क्या हो रहा है? देखें कैसा बात, पहले मैं उसको मुकम्मल कर लूं। बात हो रही थी सुहेल खान अफरीदी के हवाले से, फोर्स के हवाले से। जो फोर्स होती है, ये आपने माजी में सुना, मुक्ति बानी का भी नाम सुना था। और इसके अलावा जो है वो जो फोर्स बनाकर आप क्या करना चाहते हैं? क्या मुक्ति बानी बनाना चाह रहे हैं? क्या पाकिस्तान को जो है वो खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं? और इस तरह की फोर्स तंजीम बनाना चाह रहे हैं जो कि एक जो अस्करियत पसंद जमात थी। खबर और इसमें इनमें और अस्करियत पसंद जो हैं वो जो मिलिटेंट जिनको कहते हैं खबर और बताएं मुझे, शर्त पसंद गिरोह, उनमें क्या फर्क है? अब मैं 10 अरब की जानब आता हूँ। 10 अरब रुपए का मामला जो है, जहाज तो खरीद लिया। नहीं, देखिए मेरा पहला सवाल और है। वर्ल्ड बैंक ने कहा था 45% लोग, 46-47% लोग, ऑलमोस्ट आधी आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे है। तो ये कौन सी रेवुलेशन हुई है हमारे जो प्लानिंग कमीशन है? एकदम इन्होंने 15-20% गुर्बत कम कर दी। ये IMF, ये वर्ल्ड बैंक से ज्यादा यानी अथेंटिक इदारे हैं। हम किसकी रिपोर्ट मांगने? वो आपको याद है ना, हमने स्टोरी की थी 46-47% जो है, उन्होंने कहा जी आप गुर्बत की लकीर के से नीचे रह रहे हैं। तो ये 29%, इसका मतलब है तरक्की तो बहुत ज्यादा हो रही है मियां साहब। देखें काजी साहब, एक फ़र्क आया था, आपको याद होगा कि एक फ़र्क आया था हमारे हिसाब किताब में, और वो बिलियन डॉलर्स का फ़र्क था। और उसमें कहा गया था कि या तो हुकूमत का हिसाब किताब गलत है, या हुकूमत ने खुद जो है वो फ़र्क डाला है तजारती अदादोशुमार में। तो जो अदादोशुमार का खेल है, इसमें तो मलका हासिल है, इसमें कोई शक नहीं। और अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, बड़ी होशरुबा रिपोर्ट्स हैं, तशवीशनाक रिपोर्ट्स हैं जो कि आ रही हैं गुर्बत के हवाले से भी। ये जिंदगी और मैशत इस मुल्क के आम आदमी के लिए जितनी तशवीशनाक है कभी रही थी। चलें आंखें खोल लें, जो साहिब इक़्तिदार हैं शायद उन्हें नजर आ जाए। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्रिकेट में क्या हो रहा है। अब वही क्रिकेट के वही इंडियन मीडिया है जो, मैं अब क्या कहूँ कि वो जूते उतार के तो बेचारे अपनी टीम को ही जो है वो मतलब उनकी तवाज़ु फरमा रहे हैं। ये क्या है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियां साहब, ये मीडिया का काम तो है तनकीद भी करना, और कभी कभी सख्त भी हो जाती है तनकीद, मगर देयर आर ऑलवेज डिसेंट वेज टू डू थिंग्स। मैं ये जो इंडिया का मैच जो हारा है वो साउथ अफ्रीका से, तो उसके बाद मैंने देखा जैसे वो कोई आग की कुर्सी पे बैठ के उछल रहे हैं वहाँ के। ये आई स्टिल कंसीड कि बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं इंडिया में, बड़े अच्छे लोग भी हैं, बड़े मुतदिल मिजाज भी हैं। हर चंद के वहाँ हुक्मरानी आजकल राइट विंग हिंदुत्व के जो मानने वाले वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया को खासा ख़तरा है खुद अपनी हुकूमत से। तो मियाँ साहब, मैं ये देख रहा था कि भाई वो हो गया, भाई बैटर टू विन होता है, वो तुमसे अच्छा खेले, तुम हार गए। तो ये हाँ, ये हो सकता है कि जी वो किसी की सिलेक्शन ठीक नहीं हुई, कोई सिफारशी था, तो मतलब सिफारशी तो होते हैं मियाँ साहब। ये तो नहीं हो सकता कि जनूबी एशिया में टीम बने और बंदा सिफारशी ना हो, और जो है वो अमीर शाह साहब के फर्जंदे अर्जुमंद उनके हों, और फिर वो तो उधर सारा काम मेरिट पे हो। मेरिट पे काम मतलब करना तो हमारी शान के खिलाफ है। तो ये तो हो सकता है, मगर इसके बावजूद आई थिंक there are many decent ways to accept defeat and maybe point out all those factors जो अच्छे तरीके से हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं आजकल इंडियन मीडिया में क्या हो रहा है कि वो अब तो उन्होंने, मैं अब क्या कहूं कि लितरौड़ शुरू कर दी उन्होंने अपनी टीम की। मियां साहब देखिए काजी साहब, जो गोदी मीडिया है, मैं इसको मोदी के गुमाश्ते कहता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि ये कम ज़र्फ लोग हैं, और जिस तरह वो बकवास कर रहे होते हैं बैठकर, वो तो सुनने के काबिल किसी के भी नहीं होती। जब वो जीत रहे होते हैं तो वो नारे मार रहे होते हैं, जैसे हार रहे होते हैं तो उनको गालियां दे रहे होते हैं। और यही कुछ हुआ अहमदाबाद स्टेडियम में। जैसे इंडिया की धड़क बननी शुरू हुई
तो उस वक्त पूरे स्टेडियम में जो है वो सांप सूंघ गया, ना सिर्फ बल्कि जो इंडियन मीडिया है उसने वावेला शुरू कर दिया, हाहाकार शुरू कर दी और टीम को जो है वो गालियां देना शुरू कर दी। वहां पर एक एक आप देखें जो वहां पर हिंदू बनिया जो हिंदुत्व के नजरिए वाले हैं उन्होंने जिस तरह गालियां दी हैं, जिस तरह मीडिया गोदी मीडिया ने गालियां दी हैं, और ये बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो फाइनल में पहुंचेगा, इंडियन मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है, और वेस्ट इंडीज का मैच होगा और इंडियन जो टीम है वो T20 से बाहर हो जाएगी। और बाकायदा तौर पर ये इत्तलात भी आ रही हैं और ये कहा जा रहा है, इंडियन मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है, क्योंकि जो उनकी कल उनका गरूर खाक में मिला है वो उसी तरह मिला है जिस तरह हमने मई में उनका गरूर जो है वो खाक में मिलाया था। कल जनूबी अफ्रीका ने उनको जो है धूल चटाई वहां पे, जिस स्टेडियम को मेरा ख्याल नरेंद्र मोदी स्टेडियम उसका नाम रखा गया शायद, तो उसमें जो है वो मोदी को शिकस्त दी उन्होंने। तो लग यही रहा है काजी साहब कि जो इंडिया है मुझे तो ये लग रहा है फाइनल में नहीं पहुंच रहा, वो बाहर हो रहा है। और पाकिस्तान का कल मैच है, कल पाकिस्तान का मैच है और पाकिस्तान पूरी तैयारी से जाएगा और अल्लाह करे कल हम जो है वो इंग्लैंड से मैच जीतें। नहीं, वो तो खैर तैयारी से, अब कितना जितनी की तैयारी है ना, जितने लायक मेरे ख्याल में हमने खिलाड़ी रखे हैं, जो हमारे पास पता चला कि कोई क्या कह रहे थे, यहाँ जितने लोग भी आए, यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म पर जितने लोग भी आए, ऑल ऑफ देम विदाउट अ सिंगल एक्सेप्शन दे पॉइंटेड आउट कि सीरियस जो फ्लॉज हैं उसमें सिलेक्शन में, और वो हमें नज़र भी आए कि ज़रा सी टीम आई हमारी तो हमारी बुरकस निकल गया, फिर हम नमीबिया से जीत गए, और पर ये अब नमीबिया से मैच खेला करें हम। मगर सवाल एक और है मियाँ साहब कि अब ये तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि आई लैंड मोर क्रेडिबिलिटी, जो मोहम्मद आमिर ने कल टीवी में बात की है कि जो दो टीमें हैं, ये एक तो उसने साउथ अफ्रीका की बात की है और दूसरा वो कह रहा था कि जो अंडर एस्टिमेट ना करें वेस्ट इंडीज़ को, ये टीमें जो हैं मुमकिन है ये फाइनल में जाएं, ये मुझे लगता है। और हमारा अपना तो कुछ हाल इतना अच्छा नहीं है मियाँ साहब, बिला वजह हमें उम्मीदें लगाएं, हमारी खुशी तो बड़ी होगी हम जीत, लेकिन काजी साहब पहले तो मोहम्मद आमिर से माफी मांगे ना और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है इसमें जितना जुआ लगा है आज तक नहीं लगा, और जितना वहां पर जुआ बुकिए जो हैं वो उनका वारे न्यारे हो गए, और पूरी की पूरी इंडियन टीम बिकी हुई है, और वो पूरे के पूरे इंडियन टीम जो है 1 to all जो है वो जुआ खेल रहे हैं। जितने कैचेस इन्होंने छोड़े हैं पूरे अब तक टूर्नामेंट में किसी ने इस तरह का नहीं खेल खेला। ये क्या है, ये सारे का सारा जो है वो वहां पर जुआ लगा हुआ है, सारे के सारे इंडियन खिलाड़ी जो हैं वो जुए में लथड़े हुए हैं। बकायदा तौर पर ये कहा जा रहा है कि उनके घरों में छापे मारे भी गए हैं, और ये छापे मारे भी जा रहे हैं। आप देखेंगे कि T20 के बाद या इस दौरान बहुत से जो है शाहकार इंडियन टीम के हैं वो निकलेंगे जुएबाज, और वो सारे के सारे बुकिए निकलेंगे, और उन्होंने बाकायदा तौर पर इसमें पैसा जो है वो कमाने का इनका जरिया है। और ICC जो है जिसमें जयशाह ने इनको जो है वो इस साइड पे लगा दिया है, और ये सारे बुकिए भी हैं, नशई भी हैं, और साथ साथ जो है वो जुएबाज भी हैं और जुएबाज निकलेंगे। एक खबर रह जाएगी जो हम डिस्कस नहीं कर सके अभी कमोडोर साहब से या ब्रिगेडियर साहब से। आज यानी अब रिसेंटली जो कुछ मेक्सिको में हुआ, एक किंग पिन था, एक अजीब सा नाम था, लंबा सा नाम है वैसे, उसका मुख्तसर नाम भी है, वो मारा गया, और उसके बाद उसकी बेशतर स्टेटों में राइट्स शुरू हो चुके हैं। यानी ये जो जुर्म है, ये जुआ, ये दहशतगर्दी, ये फंडामेंटलिज्म, अगर आप देखें तो इसके दरमियान और रियासतों के दरमियान एक हद फासिल हुआ करती थी, ये अब कोई हद फासिल नहीं है भाई। अंदर किधर तक माफिया घुसा हुआ है, ड्रग लॉर्ड कितने अंदर घुसे हुए हैं। मैं मैक्सिको की बात कर रहा हूं जो अमेरिका के हमसाये में, और 5000 लंबा उसका वो है उसका जो बॉर्डर है अमेरिका के साथ। और अगर अमेरिका में भी मैं तो अब माशाल्लाह क्या जमहूरियत जो है हम प्यार से लाहौर में कहते हैं, जो उसका अशर हमने देखा मियाँ साहब, ब्लैक मनी और ये ड्रग पिन्स, ये मैक्सिको जो है मेरा ख्याल में केस स्टडी है। ये हमें बताएगी कि कैसे जो है किस तरह से नज़रियात की पसपाई हुई, और फिर ड्रग, और फिर ये क्रिकेट की बर्बादी, हॉकी की बर्बादी, स्पोर्ट्स की बर्बादी, और सबसे बड़ी बात फुटबॉल में हुई। जुआ खेलने वाले खिलाड़ी ये इन्होंने ICC को और क्रिकेट को बदनाम करके रख दिया है, और अब ICC जो है वो सोच रही है कि यहां से जो है वो खेल मुंतकिल किया जाए, क्योंकि इंडिया में जो खेल खेला ही इसलिए जाता है, बल्कि खेल तो नहीं खेला जाता, साजिश की जाती है, और वो इसलिए की जाती है कि वहां पर साजिश भी की जाए और जुआ भी खेला जाए। और जो 500-600 करोड़ की जो है वो इन्वेस्टमेंट होती है, और ये कहां से होती है, ये सारी की सारी जुए का पैसा है, वहां अंडरवर्ल्ड का पैसा है, वहां पर जो है मंशियात का पैसा है। इंडिया तो एक पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा बदनाम मुल्क है
कि जिसमें जुआ भी अखीर खेला जाता है, मंशियात भी अखीर जो है वो उसका धंधा होता है, और उसमें अंडरवर्ल्ड का भी धंधा होता है। तो वहां से खेल कैसे हो सकता है काजी साहब? ऐसे मुल्कों में खेल होते हैं, वहां से खेल मुंतकिल हो जाने चाहिए। बात यह है कि वो जब उनका ना बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि आइडियालॉजी हैज़ टेकन दी बैक सीट, तो मनु भाई ने लिखा था कि फिर जब ये ऐसा हो तो फिर मफाद परस्ती 2 नंबरी जो है वो फ्रंट सीट पे आ जाए। कुछ दुनिया के ऐसी हालात, अल्लाह हमें से महफूज रखे। आज था हमारा हफ्ते का पहला शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।